यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT 365 के यहाँ पर मैगजीन है, ये साइंस टेक्नोलॉजी के, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग यहाँ पर MCQs देख रहे थे। यहाँ पर PT 365 मैगजीन, इसके यहाँ पर MCQs यहाँ पर देखेंगे। इसमें यहाँ पर पार्ट नंबर 7वां और पार्ट यहाँ पर 8वां, मतलब पार्ट कहने का मतलब पार्ट यहाँ पर जो टॉपिक है आपका दिखा देता हूँ मैं। टॉपिक यहाँ पर ये जो 7वां दे रखा है, ये टॉपिक नंबर 7 यहाँ पर, ठीक है। और टॉपिक नंबर 7 यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा, और यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 8 होगा ये आपका विविध होगा, मतलब मिसलेनियस यहाँ पर है, टॉपिक नंबर 8 हो जाएगा, वो 7 आपका वैकल्पिक ऊर्जा है, राइट। तो यहाँ से हम लोग MCQs देखेंगे और यहाँ से टोटल 250 MCQs यहाँ पे आज कवर हो जाएंगे पूरी मैगजीन को मिला करके। जितने पार्ट यहाँ पर होंगे, लास्ट पार्ट आज आपका इस पूरी मैगजीन में आपके 250 MCQs कवर होंगे, ठीक है। मार्केट से भी इसको परचेस कर सकते हो, मार्केट में भी आज शाम से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी तक नहीं थी और भी यहाँ पर हो गई हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग डिस्कस। इसमें बोला है वैकल्पिक ऊर्जा अल्टरनेटिव यहाँ पर एनर्जी, इसके बारे में नाभिकीय विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के संबंध में पहली बात है, नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन से प्रति किलोग्राम ईंधन पर लगभग 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन जो होता है विखंडन की तुलना में काफ़ी अधिक उत्सर्जन और ऊर्जावान होता है, और वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार समान मात्रा में ईंधन प्रति किलोग्राम लेने पर संलयन से विखंडन की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक ऊर्जा निकलती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड है, नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन के प्रति किलोग्राम 4 गुना अधिक ऊर्जा निकले उत्पन्न होगी। मैंने बात आपको बताई कि यहाँ से सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत लिखा हुआ, अपोजिट बात लिखी है। मैंने आपको कुछ और बताया था इसमें ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर कि नाभिकीय संलयन को स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई दीर्घकालिक रेडियोधर्मी और अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। इसका मुख्य उत्पाद जो होता है ये हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसके विपरीत जो विखंडन होता है उसमें परमाणु को कचरा निकलता है और जो हजारों साल तक रेडियोधर्मी बना रहता है। तो सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि ये अपोजिट बात बता रहा है, ठीक है। पहली बात करेक्ट है। तीसरा है, नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है इसमें दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पर विखंडन में मुख्य रूप से केवल हीलियम न्यूट्रॉन बनते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन होता है, और सूर्य तारे के केंद्र में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और तापमान के कारण हाइड्रोजन में नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, है ना। कितने स्टेटमेंट हो गए? अच्छा, यहाँ से पहला गलत होगा, पहला यहाँ पर नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात गलत है, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, तो सी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जो था नंबरिंग में मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे 1 इधर रखना चाहिए था, 1 2 3 यहाँ सही तो रखा है, यहाँ पे मुझे लगा ऊपर इसमें आ गया नंबर, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। तो याद रखना पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ से गलत होगा, दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट अपोजिट बोल रहा है। आते क्वेश्चन नंबर 2 में, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर जो है पर फ्यूजन है, इसके संबंध में नेट एनर्जी गेन शब्द का क्या अर्थ होगा? देखो, इसका शब्द का अर्थ क्या होगा? नाभिकीय संलयन की शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पादन करना होता है उससे, ठीक है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर जिसे पैदा करने के लिए भारी बिजली खर्च होती है, ठीक है। नेट एनर्जी यहाँ पर बात करें नेट एनर्जी गेन की, जिसे यहाँ पर वैज्ञानिक भाषा में क्यू फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर बोलते हैं। और ये तब प्राप्त होता है जब संलयन से निकली ऊर्जा उस प्रक्रिया में शुरू करने से वो बनाए रखने के लिए यहाँ पर दी गई बाहरी ऊर्जा से अधिक हो जाता है। हाल ही में अमेरिका ने जो लॉरेंस लिवरपूल है उसमें नेशनल लेबोरेटरी में पहली बार ये उपलब्धि हासिल की थी, ठीक है। जिस वजह से न्यूज़ में था ये, तो इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। पूरी एक एक बात याद रखनी है आपको, सिर्फ बी स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, जो मैंने एक एक बात बताई क्यों न्यूज़ में है, क्या है, क्यू फैक्टर क्या होता है ना, तो ये सब बात याद रखनी है आपको। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर बोला है समान यहाँ पर प्रक्रिया जो होती है वो, और यहाँ पर उपयुक्त इसमें ईंधन कौन कौन सा है। नाभिकीय विखंडन आपका आंसर हो जाएगा ये, इसमें भारी और अस्थिर परमाणु जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है, जिन्हें न्यूट्रॉन टकराकर तोड़ जाता है, ठीक है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है, नाभिकीय संलयन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, सेकेंड भी करेक्ट होगा, क्योंकि संलयन में हल्के नाभिकों का उपयोग होता है, और ड्यूटेरियम समुद्र जल में प्राप्त होता है, यह समुद्र जल से प्राप्त होता है। और जो ट्रिटियम होता है ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये लिथियम से निर्मित होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटॉप जिसको बोलते हैं, जो संलयन के रिएक्टरों के लिए सबसे आदर्श माने जाते हैं। तो की पॉइंट भी आपको याद करते चलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट पे बेस पे नहीं रहना है। अगर मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ हाँ इसका ये सही है, इसका वो सही है, वो ठीक है, लेकिन यूपीएससी सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो बातें बताई जा रही हैं उस बातों को भी आपको नोट करना है, एक अपना A4 पेपर लो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। आंसर क्या होगा?
1 2 दोनों करेक्ट है, सी। मैं बार बार बोलता हूँ, जितना भी मैं करता जा रहा हूँ चीज़ों को आप लिखते जाओ, पॉइंट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं से। चौथा नंबर नाभिकीय संलयन से कि जो प्रायोगिक चरण है उसके इसकी चुनौतियों के लेकर के संदर्भ में टोकामक का मुख्य कार्य क्या होगा। टोकामक का मुख्य कार्य होगा कि यहाँ पर जो संलयन के लिए पदार्थ की जो प्लाज्मा है इसकी अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था में ले जाना पड़ता है, जो सूर्य के केंद्र से भी अधिक गर्म होता है। ठीक है, इतने अधिक तापमान पर कोई यहाँ पर भौतिक बर्तन पिघल जाएगा इतना, इसलिए यहाँ पर टोकामक एक ऐसी मशीन है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनको उपयोग करके उस गर्म प्लाज्मा को एक डोनट के आकार में चेंबर में रखा हुआ में तैरता हुआ रखती है, और ताकि यहाँ पर दीवारों में ना छुए ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां नंबर। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक स्तर पर नाभिकीय विखंडन की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना। पहली बात, 5वें का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा कि नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर जो फ्यूजन है इसकी व्यवहार्यता सिद्ध करना, ना कि यहाँ पर विखंडन की। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो संलयन प्रोग्राम होगा, ये प्रयोग होगा एक। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। ये परियोजना फ्रांस में स्थित है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ITER का निर्माण फ्रांस के सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस में किया जा रहा है। सेकंड करेक्ट है। तीसरा, भारत इस परियोजना का एक सदस्य देश होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। अगला कुछ नहीं है, तो 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन छठा है 6 नंबर, देखते हैं इसको। छठा क्वेश्चन बोला है टोकामक रिएक्टर, और यहाँ पर देश बोला है किस किस के देश में ये अवस्थित है। जैसे कि यहाँ पर बोला है ईस्ट क्या होगा, ईस्ट यहाँ पर चीन। इसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जाता है, जो आप लिख सकते हो फुल फॉर्म इसका। ठीक है, इसे यहाँ पर अक्सर चीन का कृत्रिम सूर्य या आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं। किसका, चीन का। ठीक है, याद रखना है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। दूसरी बात है, दूसरा बोला KSTAR दक्षिण कोरिया। देखो KSTAR जो है ये क्या होगा, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाना, कैसे लिखा है ना, कैसे स्टार्ट है कोरिया। ठीक है, और चाइना को समझ जाओगे ईस्ट बोल दिया तो राइट। आदित्य का समझ जाओगे, आदित्य क्या है, आदित्य भारत है राइट। और जापान EU 6JT है, मतलब जापान है। तो इतनी बात तो समझ जाओगे किसका क्या है, मैचिंग करने को आएगा तो। लेकिन यहाँ पर इसके फुल फॉर्म से भी पूछ सकते हैं, किसको यहाँ पर ऐसा बोल सकता है। जैसे कि KSTAR है, इसको कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस जो रिसर्च है इसे हाल ही में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को रिकॉर्ड करके आपस में एक कीर्तिमान बनाया। तो इंपॉर्टेंट बात है। आदित्य भारत, ये भारत का पहला स्वदेशी टोकामक है, जिसे गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में संचालित किया जा रहा है। इसके बाद भारत SST-1 नामक एक यहाँ पर उन्नत टोकामक बनाएगा। और जो जापान वाला है ये भी यहाँ से, ये वर्तमान का दुनिया का सबसे बड़ा चालू है ना ऑपरेशनल सुपर कंडक्टर टोकामक होगा, रिएक्टर होगा, जो जापान में स्थित है। और ये ITER के लिए एक सपोर्ट रिएक्टर की तरह काम करेगा। चारों बातें करेक्ट है, एक एक बात इसकी लिख लेना है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन बाद में देखने को नहीं मिलेंगे आपको, कि और ना ही आपके पास टाइम मिलेगा। जब UPSC प्रीलिम्स आएगा ना, तो मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या ना करूँ, तो इस वजह से अपना नोट्स सभी बनाते चलो, आपके पास टाइम है, एक एक चीज़ बताते चलो, करते चलो। और मैं डेली टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ 10 फरवरी से, तो मैं वहाँ पर भी सब चीज़ों को जिक्र करूँगा, जैसे कि MCQs टॉपिक के उन सबको बताऊँगा कि टॉपिक को रिवीजन करूँ, टॉपिक को करूँ ना, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को रिवीजन कर पाओगे अपना। ठीक है, एक आपका शेड्यूल तैयार करूँगा अभी मैं 10 तारीख से, तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर अपना कमेंट भी कर सकते हो, कुछ अगर टारगेट में कुछ और ऐड करना है, या आप रेडी हो तो यस लिख सकते हो, है ना, जो भी अपना है, जो अपनी भागीदारी दे सकते हो इसमें। तो आते हैं क्वेश्चन 7वें में। 7वां नंबर है टोकामक शब्द अक्सर समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। ये किस संदर्भ में देखा जाएगा, देखो जो टोकामक है एक रूसी यहाँ पर संक्षिप्त शब्द होता है, रशियन जो एक्रोनेम। ये एक यहाँ पर ऐसी मशीन है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके गर्म प्लाज्मा को एक डोनट के आकार में सीमित रखती है। अभी मैंने ऊपर बताई थी डोनट की बात, है ना। चूंकि यहाँ पर संलयन इतने करोड़ों डिग्री तापमान होता है कि यहाँ पर इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं झेल सकता ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अदृश्य दीवार है जो इसको नियंत्रित कर सकती है। ये बात तो मैंने ऊपर की पॉइंट बताया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वन लाइनर का अगर पूछेगा तो। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नाभिकीय संलयन की जगह नाभिकीय विखंडन भी दे देगा आपको, है ना, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां, ITER, इसका आंसर कहते हैं 7वें का आंसर बताया ना मैंने, 7वें का होगा बी। ठीक है, 8वां है ITER परियोजना भारत के योगदान के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। भारत इस रिएक्टर के लिए क्रायोस्टेट का निर्माण किया था। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रायोस्टेट ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील
वैक्यूम पोत होगा, जो भारत की कंपनी L&T ने इसको बनाया और यहाँ पर इसका काम भी पूरे रिएक्टर को अत्यधिक तापमान पर ठंडा करने को लेकर किया जाएगा। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बोल रहा है क्रायोलाइन प्रणाली जो तरल हीलियम ले जाती है भारत द्वारा प्रदान की गई है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि क्रायोलाइन ये विशाल पाइपलाइन है जो यहाँ पर तरल हीलियम को रिएक्टर के विभिन्न हिस्सों को लेकर ले जाती है, और ताकि सुपर कंडक्टर जो कनेक्टिंग होते हैं ये मैग्नेट ठंडे रहें, और यहाँ पर भारत इसके महत्वपूर्ण योगदान करता होगा। तीसरी बात है भारत में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPR इस परियोजना की नोडल एजेंसी होगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सभी तीनों सही है, डी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन अगला आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में विचार करना है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर 2026 तक चालू हो जाएगा और भारत वाणिज्यिक तौर पर FBR का संचालन करने वाला रूस के बाद दूसरा देश बन जाएगा। पहली बात, 9वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 9वीं की पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत की तमिलनाडु कलपक्कम में स्थित PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है इसने अपने संचालन के करीब है। ठीक है, और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश होगा। पहली बात सही है। सेकेंड, इन रिएक्टरों में ईंधन के तौर पर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड और कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है FBR का संचालन भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत करेगा। तीसरी बात गलत होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर FBR जो यहाँ पर भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम में दूसरा चरण स्टेज 2 है, ना कि तीसरा यहाँ पर चरण होगा थोरियम आधारित रिएक्टर का होगा। ये बात क्या होगी? गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं देखो इसको अपलोड करने वाला था सुबह 9 बजे, 8 से 9 बजे अपलोड करना, लेकिन यहाँ पर दो तीन दिन से इतना शादी पार्टी हो रहा है ना कि मॉर्निंग टाइम पे और रात तक भी करीब 1 बजे के आसपास तक इतना होता है। तो अगर ये रिकॉर्ड करूँगा तो रात में रिकॉर्ड करता तो सोऊंगा कब? ठीक है, सुबह ही यहाँ पे 7 बजे से लेकर के बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं। अभी भी देखो मैं थोड़ा काफ़ी पीछे रूम पे आया हूँ, उसके बाद भी कुछ बहुत आवाज़ आ रहा है ना, तो मैनेज करना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम ऐसा क्या कर सकते हैं, उनको तो नहीं रोक सकते कि चलो आप धीमे बजाओ, है ना। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। 9 के 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर यहाँ से थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के संबंध में विचार करना है। पहला, ये परमाणु ऊर्जा की तीसरी पीढ़ी की प्रणाली होगी। पहली बात, 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पीढ़ी जो है 4th जनरेशन की परमाणु तकनीकी मानी जाती है, जो वर्तमान में रिएक्टरों से कहीं अधिक सुरक्षित और कुशल बनाते हैं इसको। सही बात है पहला। सेकेंड बात है ये इसमें शीतलक कूलेंट के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें कूलेंट रूप में पानी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर पिघला हुआ नमक या मोल्टन साल्ट होता है, उपयोग करते हैं। पानी के वाले रिएक्टर में भाप के दबाव से विस्फोट का खतरा होता है, तो यहाँ से जो यहाँ पर नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव पर संचालित होता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह वायुमंडलीय दबाव पर काम करता है, जिससे यहाँ पर इसके निर्माण की कम लागत होती है और सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है, चौथी बात है वर्तमान में चीन के पास दुनिया का एकमात्र परिचालन मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर होगा। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 3 4 करेक्ट है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। इसकी आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का 1 3 4 तीन बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 11, TMSR की यहाँ पर जो पैसिव सुरक्षा प्रणाली है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोले रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बाहरी बिजली की आवश्यकता होती है। पहला 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ऐसे गलत है। ठीक है, अभी मैंने आप बताई थी बात। दूसरी बात है रिएक्टर में अधिक गर्म होने पर सॉल्ट प्लग पिघल जाता है, जिससे अपर अभिक्रिया अपने आप रुक जाती है। ये बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर पैसिव जो सेफ्टी है इसका मतलब होता है कि सुरक्षा के लिए किसी मानव हस्तक्षेप को बाहरी बिजली की जरूरत नहीं पड़ना। ठीक है, और मैकेनिज्म में होता है कि यहाँ पर जो TMSR होता है इसमें रिएक्टर के नीचे एक फ्रिज प्लग या नमक का टुकड़ा होता है, जिसे यहाँ पर एक पंखे से ठंडा रखा जाता है। यदि यहाँ पर बिजली कट जाए तो रिएक्टर अत्यधिक गर्म हो जाता है, तो यह प्लग अपने आप पिघल जाता है और सारा ईंधन गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे सुरक्षित टैंकों में गिर जाता है। ठीक है, और श्रृंखला अभिक्रिया तुरंत रुक जाती है, जब इसे वॉक सेफ तकनीकी भी कहा जाता है। ठीक है, वॉक अवे सेफ तकनीकी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लिख लो आप WAL के वॉक AWA अवे और सेफ, है ना। ये पढ़ा होगा PT 35 में, उसी की मैगजीन है, तो यहाँ से टॉपिक होगा। तो किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर B करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से इसमें बोले थोरियम और भारत में इसके भंडार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको 12वें नंबर क्वेश्चन को।
पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन पहला, थोरियम प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पाया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 12वें का स्टेटमेंट यहाँ से जो पहला रहेगा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोरियम प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक मात्रा में। सेकंड, भारत के पास विश्व में सबसे अधिक थोरियम भंडार है। सेकंड बात करेक्ट है। केरल के मोनाजाइट रेत में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें तटीय राज्यों में जैसे केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की मोनाजाइट रेत जो होती है उसमें पाया जाता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथा, थोरियम को सीधे परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर थोरियम स्वयं यहाँ पर विखंडनीय नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर उर्वर फर्टाइल होता है ना। ऐसे यहाँ पर सीधे रिएक्टर में इसको नहीं जलाया सकता है। पहले इसमें रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होगी। चौथी बात गलत है, 1 2 3 करेक्ट होगा। आंसर सही पूछा तो सी 1 2 3। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर थोरियम एक चक्र का प्रदर्शन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैच करना है कि यहाँ पर कौन सा इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैच करते हैं, देखते हैं। एडवांस हैवी जो वाटर रिएक्टर है ये इसका प्रदर्शन क्या होगा, ये बोला थोरियम ईंधन चक्र। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो बोला है 13 का, ये ए का जो है इसमें आपका 1, ठीक है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर ये थोरियम जो ईंधन के चक्र का प्रदर्शन करेगा, सही बात है। सेकंड बात यहाँ से IMSBR मतलब यहाँ पर इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है ये भारत द्वारा विकसित या विकास के चरण में होगा। सेकंड बात यहाँ से सेकंड का 2, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत अपने यहाँ पर अगली पीढ़ी के रिएक्टर के रूप में लॉन्च मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर के यहाँ पर काम कर रहा है जो विकास के चरण में है, ये बात सही है। तीसरा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क होता है ये क्या है, AHWR का विकास करता होगा, ये भी बात यहाँ से सही है, विकास करता और डिजाइन करता होगा इसका। तीनों बातें यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है ये, ठीक है, इनके बारे में से लिख सकते हो ये। आंसर क्या होगा, A का 1, B का 2, C का 3, ऐसा करेक्ट होगा, है ना। C का क्या मतलब 1 1 का 1 2 का 2 ऐसा करके देख सकते हो। क्वेश्चन आते हैं 14, लिथियम आयन बैटरी के संबंध में विचार करना है। ये बैटरियां डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयनों को धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर भेजती हैं। पहली बात 14 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्जिंग उपयोग के दौरान लिथियम आयन ऋणात्मक से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। चार्जिंग के दौरान ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, लेड एसिड बैटरियों की तुलना में इनका वजन काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हल्के लिथियम और कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरियों में लिथियम और ग्रेफाइट कार्बन जैसे हल्के यहाँ पर पदार्थों का उपयोग होता है, जिससे ये लेड एसिड बैटरियों की तुलना में बहुत हल्की और पोर्टेबल हो जाती है। सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, लिथियम आयन बैटरियों की घनत्व ऊर्जा घनत्व जो होता है एनर्जी डेंसिटी ये कम होती है, जिससे यहाँ पर इन्हें बार बार चार्ज करने की आवश्यकता होती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम आयन बैटरियों की सबसे बड़ी खूबी यहाँ पर होती है कि इनका उच्च घनत्व ऊर्जा होता है, हाई एनर्जी जो डेंसिटी इनकी होती है, और इसी कारण ये छोटी होकर भी यहाँ पर अधिक ऊर्जा स्टोर करती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, 1 3 गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर है, ब्लैक माउस के संबंध में जो हाल ही में चर्चा में रहा था, ये क्या इससे संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्लैक माउस है, ये क्या होगा, ब्लैक माउस लिथियम आयन बैटरी की पुनर्चक्रण प्राप्त करने का एक यहाँ पर खनिज का मिश्रण होगा। बी यहाँ से इसका आंसर होगा, ठीक है। 1-2 बातें इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में 2 बातें जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल किया जाता है तो उन्हें कुचलकर एक काला पाउडर प्राप्त होता है, और इसी को यहाँ पर ब्लैक मास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना है। और इसमें यहाँ पर लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज जैसे यहाँ पर बहुत कीमती दुर्लभ खनिज तत्व होते हैं, और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ब्लैक मास इन धातुओं को वापस निकालना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, याद रखना है। ब्लैक मास क्या है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडियम आयन बैटरी और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी की तुलना में करते हुए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहली बात है 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है कि सोडियम आयन बैटरी जो है इसमें लिथियम आयन बैटरी की तुलना में आगे है, ऊर्जा घनत्व में आमतौर पर अधिक होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयन बैटरी ऊर्जा घनत्व वर्तमान लिथियम आयन बैटरी से कम होता है, इसलिए भारी होती है। तो ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 16 के, ठीक है। सेकंड बात देखते हैं, एक एक की पॉइंट आप लिखते चलो, क्या ज़्यादा हो रहा है क्या घट रहा है, ठीक है। सेकंड बात है
ऊर्जा नहीं, सोडियम आयन बैटरियों का परिवहन शून्य वोल्टेज पर भी किया जा सकता है, उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरी बात है, भारत एक शोध टीम ने हाल ही में सुपर फास्ट चार्जिंग वाली सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जो 6 मिनट में 80% चार्ज कर देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी थी है ना, याद रखना। अगर न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज़पेपर में नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, ये आया था जो साइंस की एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर करके, उसमें यहाँ पर आया था ये टॉपिक है। तो यहाँ से जो भारत के IT और यहाँ पर शोध संस्थान है, उसमें यहाँ पर हाल ही में ऐसी यहाँ पर तकनीकें विकसित की जो यहाँ पर सोडियम आयन बैटरी को सुपर फास्ट चार्जिंग लगभग 6 मिनट की क्षमता में कर देंगी, और कुछ टाइम बाद यहाँ पर अपने फ़ोन भी निकालने वाले लोग कि 10 मिनट में पूरा फुल चार्ज कर देगा ऐसा करके, है ना। तो ये सब यहाँ पे यूज होंगी टेक्निक। तो क्या होगा आंसर, 2 और 3 बात करेक्ट हो जाएगी आपके आंसर की, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 नंबर। हाल ही में NTPC NETRA में भारत की सबसे बड़ी MWH स्त्री वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया था। VRFB के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात 17 का, ये अपचयन ऑक्सीकरण रिडॉक्स अभिक्रियाओं द्वारा संचालित होती हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसमें 2 अलग अलग ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है। सेकंड बात गलत, क्योंकि इसमें ठोस नहीं बल्कि यहाँ पर इसमें 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि तरल अवस्था में और वैनेडियम के घोल का उपयोग करते हैं जो अलग अलग टैंकों में रखे जाते हैं। पहली बात सही, दूसरी बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, ये बैटरियां बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित कर सकती हैं जो इलेक्ट्रोलाइट सेल्स के आकार का निर्भर कर देंगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, इनमें किसी ज्वलनशील या प्रदूषक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर इसमें बैटरियों में ज्वलनशील होती है, क्योंकि ये बैटरियाँ जो होती हैं ये गैर ज्वलनशील होती हैं, ज्वलनशील नहीं होती हैं, और लिथियम आयन की तुलना में काफ़ी अधिक सुरक्षित और टिकाऊ भी होती है। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आंसर क्या होगा, फोर्थ का, मतलब इसका 17 का फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1, 3, 4 सही है ना। हाँ, 1, 3, 4 सही है। तो आंसर क्या होगा, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 17 का करेक्ट आंसर 1, 3, 4 तो बी करेक्ट है ना। आते क्वेश्चन 18। देखो यहाँ पर जो आप मार्केट से इसको परचेस करोगे मैगजीन को, तो मैंने व्याख्या के साथ उसको चीज़ें कुछ उनकी फिगर के साथ उनको बताएं कि क्या क्या चीज़ें कौन पे कहाँ है ना। तो उसमें अगर आप लेते हो तो वहाँ से देखने को मिलेंगी, या आप गूगल करके भी देख सकते हो अगर नहीं चाहते हो, या फिर आपको हार्ड कॉपी में पढ़ना है तो मार्केट से लेके आप इसमें देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अगर दिल्ली साइड में रहते हो, दिल्ली NCR साइड में रहते हो तो, वरना आप यूट्यूब से ही करो, अच्छा रहेगा। मैं समझाता जा रहा हूँ कि चीज़ आपको यहाँ से। 17 का 134 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। फ्लो बैटरियाँ और सॉलिड स्टेट बैटरियाँ कभी कभी यहाँ पर समाचारों में देखी जाती हैं, ये क्या होंगी। आंसर हो जाएगा, ये क्या है करेक्ट आंसर, ये पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के विकल्प होंगे। ये यहाँ से आंसर होगा। वर्तमान में दुनिया लिथियम आयन जो यहाँ पर काफ़ी निर्भर हो गया, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं जैसे कि आग लगने, खतरा और लिथियम की सीमित उपलब्धता को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा इसमें खतरे को सामना करना पड़ रहा है। और फ्लो बैटरियाँ क्या होती हैं, फ्लो बैटरियाँ होती हैं जो, और यहाँ पर सॉलिड स्टेट बैटरियाँ ये क्या होती हैं, ये तो ऐसी प्रमुख तकनीकें हैं जो लिथियम आयन की कमियों को दूर करने के लिए विकसित की जा रही हैं। ठीक है, जहाँ SSB मतलब सॉलिड स्टेट बैटरी, इसको इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उसके लिए बेहतर मानते हैं, और वही फ्लो बैटरी को ग्रिड बड़े बिजली घरों को लेकर के आदर्श मानते हैं। दोनों बात हम डिफरेंस याद रखना है, SSB क्या कहती है और फ्लो बैटरी क्या कहती है, और लिथियम आयन बैटरी क्या कहती है। तीनों में डिफरेंस अलग करके पॉइंट आप लिख लो। ठीक है, मैचिंग करके घुमाने को आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, बैटरी क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन, क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19, सॉलिड स्टेट यहाँ पर जो बैटरी है उसके संबंध में बैटरियों की तुलना में क्या लाभ हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियों के पारंपरिक बैटरियों की तुलना में क्या लाभ होंगे। पहली बात, बेहतर सुरक्षा, क्योंकि रिसाव या दहन की संभावना कम हो जाती है। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर सुरक्षा मिलेगी इसको। ठीक है, और यहाँ पर बैटरियों का एक तरल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो अत्यधिक गर्मी से लीक हो सकता है और यहाँ पर आग पकड़ सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर ये खतरा बचाएगा इससे। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, समान आयतन और वजन में अधिक ऊर्जा संचय करने की क्षमता रखेगा ये। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऊर्जा घनत्व जोड़ता है। एनर्जी डेंसिटी से ठोस इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण बैटरी के भीतर हिस्से काफ़ी यहाँ पर छोटे और पतले बना सकते, जिसके यहाँ पर इसका जो वजन है और ये सब समान वजन के आकार में बना सके। ठीक है, ये भी बात सही हो जाएगी। तीसरी बात देखते हैं, इन्हें तरल इलेक्ट्रोलाइट बैटरी की तुलना में 4 से 6 गुना तेजी से रिचार्ज किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग लेकर के यहाँ पर ठोस इलेक्ट्रोलाइट में आयन अधिक तेजी से और यहाँ पर इसी तरीके से गति कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उन्हें पारंपरिक बैटरी की तुलना में कई गुना तेजी से चार्ज करना संभव होता है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी के बारे में मैंने एक क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये भी डिस्कस किया, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। डी, सॉरी तीनों बातें करेक्ट है ना।
आते क्वेश्चन नंबर 20। देखो फिर से एक क्वेश्चन है बैटरी का ना, बैटरी क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक बात आप समझ रहे हो, राइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी की बैटरी औद्योगिकियां प्रौद्योगिकियां जो ग्रिड स्केल उपयोग को लेकर के लिथियम आयन का विकल्प हो सकती हैं, कौन सी होंगी? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर सॉलिड स्टेट फ्लो बैटरी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सॉलिड स्टेट जो फ्लो बैटरी होती है, ये क्या होती है, ये आसानी से स्केल इनको कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर बस तरल ईंधन के टैंक से बड़े करने होंगे, और यहाँ पर इनकी 20 साल से ज़्यादा चलेंगी और बार बार डिस्चार्ज करने का कोई खराबी इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर होगा। सॉलिड स्टेट क्या होता है? देखो सॉलिड स्टेट यहाँ पर जो अपनी उच्च क्षमता और उच्च दक्षता में सुरक्षा के कारण इन्हें भविष्य में बड़े ऊर्जा भंडारों के लिए भी देखा जाएगा, ठीक है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। और ग्रिड स्केल क्या होती है? ग्रिड स्केल का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो पूरे शहर या औद्योगिक क्षेत्र की बिजली स्टोर कर सके, जैसे कि यहाँ पर सौर ऊर्जा, और उसको रात में स्टोर करना, ठीक है। सौर ऊर्जा जैसे बिजली आई तो उसको रात में स्टोर करके हम लोग चलाएंगे या यूज करेंगे, तो सब बातें आप याद कर लो। क्वेश्चन 21 है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इस वजह से लेकर आपको करंट से रिलेटेड जो टॉपिक थोड़ा डीप जाके पढ़ना है, साइंस से लेकर के, है ना। अब ये नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो साइंस छोड़ दो, नहीं, साइंस थोड़ा नई बैकग्राउंड से तो चीज़ों को समझो, मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, उनकी चीज़ों को समझ के करो। मैंने देखो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बहुत मैंने क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी कराए हैं, है ना। आप जाकर चैनल पे देखो, यूकेटी पे मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर कराए साइंस पे और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि करीब 25% क्वेश्चन, 25 नहीं मान सकते हो एक तरह से 50% आप पास हो जाओगे अगर साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को लेकर के आप अगर बहुत अच्छी है आपकी, तो 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। करीब आपके यहाँ से 48-49 नंबर आ सकते हैं, इससे हो रहे, मैं दिखा भी दूंगा आपको भी 26 का पेपर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे हम लोग, 19 हो गया, 20 नंबर ना, 20 हो गया, कौन सा हो गया था, 20 हो गया है, हाँ सॉलिड स्टेट बैटरी, हाँ ठीक है। आगे आते हैं 21 नंबर में। 21 है, फ्लो बैटरियों के प्रकार के शामिल में कौन कौन से शामिल है? देखो फ्लो बैटरियों के प्रकार में शामिल है कौन? आंसर हो जाएगा 21 में ये शामिल है इसमें, एक तो वैनेडियम रिडॉक्स और जिंक ब्रोमीन आयरन सॉल्ट ऑर्गेनिक सिस्टम, ये यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। देखो वैनेडियम जो रिडॉक्स होता है ये सबसे प्रसिद्ध प्रकार का यहाँ पर एक, इसमें तरल और यहाँ पर वैनेडियम का उपयोग करते हैं, जिससे यहाँ पर क्रॉस कम्यूटेशन मिश्रण का खराब होना नहीं होता है। इसमें लिथियम आयन क्यों यूज करते, सॉरी इसमें यहाँ पर जिंक ब्रोमीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये हाइब्रिड फ्लो बैटरी काफ़ी सस्ती और कुशल मानते हैं। और आयरन सॉल्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो भविष्य की तकनीकों को लेकर लोहे या जो लवण होते हैं उसमें जैविक जो अणु होते हैं उसका उपयोग करके यहाँ पर इसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। तो तीनों बात याद रख सकते हो कि यहाँ पर इसका उपयोग क्यों करते हैं, ऐसे करके बोल देगा, आपसे बोलेगा कि फ्लो बैटरियों में जो वैनेडियम रिडॉक्स शामिल होता है उसका क्या उपयोग होता है, यह बोलेगा कि जिंक ब्रोमीन या साल्टोस का क्या उपयोग होता है, या मैच करने दिया देगा तो घुमाएगा क्वेश्चन, याद रखना है, पॉइंट लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, टॉपिक 8 से 8 नंबर स्टार्ट हो गया है, 7 के टॉपिक जो क्वेश्चन है पूरे हो गए, ठीक है। लास्ट टॉपिक चल रहा है 8वां, विविध मिसलेनियस। 22वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन द्रोणागिरी के संबंध में विचार करना है। यह राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना होगी। पहली बात 22वीं का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इस नीति आयोग इसी नीति आयोग द्वारा सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। किसी यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DST द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, न कि इसरो द्वारा, ठीक है। इससे भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI और IIT तिरुपति जैसे संस्थान विकसित कर रहे हैं। सेकंड गलत हो जाएगी, पहली बात करेक्ट है। एक बात याद रखना, नीति आयोग यहाँ पर नीति आयोग इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इसका 10-15-10-25 हाँ 10 साल इसका पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के बारे में, जितनी रिपोर्ट्स हैं जितने इंडिकेटर्स सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अभी कोशिश करूँगा मैं कि एग्जाम आते आते अप्रैल लास्ट तक मैं आपको जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में थी इसके पूरी लिस्ट दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को जोड़ के रखना है। और मैं पे एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी 10 तारीख के बाद से, ठीक है, क्योंकि 10 तारीख को मैं डेली टारगेट लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे यूट्यूब पे भी मिलेगा और टेलीग्राम पे भी मिलेगा। मैं थोड़ी सी बात लीक कर रहा हूँ, इसके जो डेली टारगेट होगा इसमें मैं इस बार MCQs भी शामिल करने वाला हूँ। भी मैंने यूट्यूब टेलीग्राम पे नहीं बताया वो, तो इस बार काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं दूंगा उनकी कोशिश करूँगा जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, सब नहीं, इंपॉर्टेंट MCQs क्या हो सकते हैं, तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन MCQs आपको यूट्यूब पे कराए जाएंगे, रोज शाम को उसको लेंगे, ठीक है। आते हैं, पहला सही दूसरा गलत है। तीसरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि रसद और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में भूस्थानिक डेटा के उपयोग को संदर्भित करना होता है। तीसरी बात से करेक्ट है, 1 और 3 सही है, आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के संबंध में विचार करना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग SY इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। पहली बात, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशन नेटवर्क का उद्देश्य बुनियादी भू स्थानिक जो संरचना होती है उसको विकसित करना होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये नीति भारत को भू स्थानिक डेटा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने में विजन रखती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों बातें यहाँ से सभी 3 करेक्ट है। सी। 24 है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में विचार करना है। ये वे खनिज होते हैं जिनकी आपूर्ति में जोखिम होता है और लेकिन वे आर्थिक महत्व और आधुनिक तकनीकों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पहली बात 24 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत के खान मंत्रालय मिड स्टेप जो माइन होती है उसको लेकर के यहाँ पर भारत ने हाल ही में यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण खनिजों जो क्रिटिकल माइंस है मिनरल्स हैं उसकी सूची जारी की है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, लिथियम कोबाल्ट और सिलिकॉन को इस सूची में शामिल किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से कहिए सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 24 का सी। 25 नंबर है, खनिज सुरक्षा साझेदारी के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण खनिज की जो श्रृंखला है उसको सुरक्षित करना। पहली बात क्या होगी? 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। इसी के बारे में बात कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो MSP है, MSP वाला नहीं जो किसानों को रहते हैं है ना, छूट को लेकर वो नहीं। यहाँ पर MSP मतलब खनिज सुरक्षा साझेदारी, ठीक है। इसको अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया जो यहाँ पर एक खनिज समूह जो मिनरल्स क्लब होते हैं वो भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं उसका उत्पादन और व्यापार लोकतांत्रिक देशों के लिए नियंत्रण में रहे, है ना, कंट्रोल में रहे। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भारत ने 2023 में इसका सदस्य बना था और लेकिन ये इसका पहला एशियाई देश नहीं था। ये बात याद रखना है। आपसे बोलेगा भारत इसका पहला एशियाई देश था कब? 2023 में या 25 में बोल देगा ऐसा करके, तो याद रखना 23 में भारत सदस्य बना था और इसका पहला एशियाई देश नहीं था क्योंकि यहाँ पर दक्षिण कोरिया और जापान इससे पहले से थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर ये करेक्ट है। 26 नंबर है, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के संबंध में विचार करना है। इसके बारे में इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? देखो इसका प्राथमिक उद्देश्य है, देखो काबिल जो है, काबिल मतलब क्या होता है? काबिल यहाँ पर 3 सार्वजनिक उपक्रम, एक तो नाल्को, ठीक है, HCL और MECL, इसका एक संयुक्त उद्यम होगा। इसका मुख्य कार्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, लिथियम जो ट्रायंगल है ये देशों के साथ यहाँ पर साझेदारी करना ताकि भारत को भविष्य में लिथियम और कोबाल्ट की कमी ना हो। राइट, आंसर यहाँ से बी अब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में चर्चा में रहे भालुकोना जमीनीडीह ब्लॉक के संबंध में विचार करना है। खनिज खोज और इनके राज्य रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। पहली बात है यहाँ पे बोला NICU PGE सल्फाइड छत्तीसगढ़। पहली बात करेक्ट है, सही बात है क्योंकि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में इसका सही बता रहे हैं। सेकेंड बात है लिथियम के भंडार राजस्थान में, ये भी बात क्या यहाँ से, ये बात यहाँ से गलत क्योंकि लिथियम के बड़े भंडार जम्मू कश्मीर के रियाबी में खोजे गए, राजस्थान में भी चर्चा में थे लेकिन आधिकारिक पुष्टि जम्मू कश्मीर की रही है, ठीक है। ये बात गलत होगी। मान लो यहाँ पर जैसे कि राजस्थान जम्मू कश्मीर में मिला करीब 70%, ठीक है, और राजस्थान में मिला 3%, तो 3% इतना यहाँ पे इसके यहाँ बेकार है ना, तो यहाँ पर इसकी बात मानी जाएगी जो पहले ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी गया था लेकिन न्यूज़ में यहाँ पे था लेकिन इतना नहीं था जितना यहाँ पर जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। तांबा उड़ीसा गलत है क्योंकि तांबा का उत्पादन राजस्थान में मध्य प्रदेश में अग्रणी होगा, ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ से क्या होगा बात, सॉरी तीसरा भी गलत है ना, दूसरा तीसरा गलत हो गया, सिर्फ एक करेक्ट है पहला। आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही हो जाएगी। देखो यहाँ पर 2 चीज़ न्यूज़ में थी और इसको यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर स्टैटिक में मैंने रख दिया, ठीक है। ऐसे UPSC क्या करता है, आपको करंट से पूछेगा लेकिन यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट एक रख दिया है ना, जैसे कि यहाँ पर ये करंट में थे, ठीक है, और स्टैटिक में यहाँ पर कुछ नहीं मिला करंट का, यहाँ पर मैंने इसका स्टैटिक रख दिया इसी चीज़ को लेकर के। तो ये होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका, आपको पढ़ने का तरीका भी सेम रखना चाहिए, राइट। आते हैं 28 नंबर में, भारत के यहाँ पर खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन 2023 के बारे में क्या सही होगा? इसमें से कौन सा सही है? देखो स्टेटमेंट यहाँ पे सोच सही होगा, ये केंद्र सरकार को विशिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण जो लाइसेंस होता है उसकी नीलामी की शक्ति देता है। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये नियम ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर इसने लिथियम के 6 परमाणु खनिज को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया है ताकि यहाँ पर निजी क्षेत्र को भी इसका खनन कर सकें, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बी यहाँ से सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, इसमें दुर्लभ भू तत्व जो है होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन है 29 में। अर्थ जो रेयर अर्थ यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं REE, ये बोला है कि यहाँ पर REE जो होते हैं चमकदार व चांदी जैसे सफ़ेद
रंग के मुलायम और भारी धात्विक 17 धातु एक समूह होता है। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। यहाँ पर ये बोला ये पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन इन्हें निकालना कठिन होता है क्योंकि ये संक्रांतित समूह में नहीं पाए जाते हैं। एकदम बात करेक्ट है। तीसरी बात है, चीन का वैश्विक आरई उत्पादन में 2/3 से अधिक हिस्सा होगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 29 का आंसर डी। क्वेश्चन 30 है 30 नंबर है, नैनोजाइम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये नैनो स्केल पदार्थ हैं जिसमें अपर प्राकृतिक में एंजाइम के समान गुण होते हैं। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये नैनोजाइम वे नैनो मटेरियल्स होते हैं जो जैविक एंजाइम की तरह रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। सेकेंड बात है, प्राकृतिक एंजाइम की तुलना में ये अधिक महंगे और कम स्थिर होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये प्राकृतिक एंजाइम की तुलना में सस्ते, अधिक स्थिर, स्टेबल और स्टोर करने में आसान होते हैं। प्राकृतिक एंजाइम तापमान, पीएच और यहाँ पर प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं जिसके यहाँ पर जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, हाल ही में IISc के शोधकर्ताओं ने रक्त के थक्के जमने को जो रोकने के लिए यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड आधारित नैनोजाइम विकसित किया हुआ है। ये बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 31 है, नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार करना है। देखते हैं क्षेत्र यहाँ पर अनुप्रयोग इनके दे रखे हैं। 31 का पहला बोला है यहाँ पर कि जो कृषि है ये पोषक तत्वों के उच्च यहाँ पर उपयोग क्षमता को नैनो उर्वरक, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है स्वास्थ्य लक्षित औषधि वितरण, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके उन्नत डिस्प्ले करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, जिनका उपयोग QLED टीवी और उन्नत डिस्प्ले में करते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। पर्यावरण बोला है कि यहाँ पर जल का विलवनीकरण है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, चौथी बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नैनो मेम्ब्रेन जैसे कि ग्राफीन आधारित और पानी में नमक और अशुद्धि को बहुत यहाँ पर सूक्ष्म स्तर पर छान सकती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर समुद्री जल को पीने के लिए बनाना होता है, आसान हो जाएगा। चारों बातें एकदम करेक्ट है। 31 का आंसर सभी 4 करेक्ट हो जाएंगे। 31 का डी। 32 आते हैं, देखते हैं। 32 नंबर है, नैनो पदार्थ के यहाँ पर संबंध विचार करना है। नैनो जो मीटर है, पैमाने पर पदार्थ अपने आकार और यहाँ पर आंतरिक जो संरचना होती है उसके आधार पर असमान गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, कार्बन नैनो ट्यूब्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नैनो पदार्थ का एक उदाहरण माने जाते हैं। सेकेंड बात गलत क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं ये प्राकृतिक में नहीं बल्कि मानव निर्मित पदार्थ होते हैं। ठीक है, नैनो पदार्थ होते हैं। हालांकि कुछ प्राकृतिक नैनो पदार्थ समूह जैसे कि समुद्री झाग या ज्वालामुखी की राख में, लेकिन CNT मतलब यहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं इसको लैब में विकसित किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। ओनली 1 बात इसकी करेक्ट है। 32 का एक बात यहाँ से सही है। 33 नंबर है, इसमें बोला है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो DAP उर्वरकों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा बताना है, विचार करना है। पहली बात यहाँ से जो बोले, इसमें बोला है कि यहाँ पर नैनो लिक्विड जो यूरिया है 2021 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात 33 का यहाँ से करेक्ट है। इसे DAP 2023 में लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात भी करें यहाँ पर अप्रैल 2023 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यहाँ पर टाटा नैनो DAP है ना जो है उसके यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो भारत में उर्वरक की आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। दोनों बातें करेक्ट है। 33 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 34 है, टेरी द्वारा विकसित नैनो सल्फर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। यह पूरी तरह से हरित ग्रीन उत्पाद होगा। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है, ये बोला कि इसमें पादप संवर्धन करने वाले जीवाणु का उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है, इसमें जीवाणुरोधी और कीटनाशक गुण पाए जाते हैं या होते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट क्योंकि नैनो सल्फर में न केवल पौधों के पोषण देते हैं बल्कि यहाँ पर इसमें प्राकृतिक कवकनाशी एंटी यहाँ पर जो फंगल होते हैं गुण भी होते हैं और फसलों के रोगों को बचाते हैं, जिससे यहाँ पर कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है इसकी। तो 1, 2, 3 तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है टेरी के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से करेक्ट आंसर है 34 का। 35 देखते हैं यहाँ से। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के संभावित अनुप्रयोग के बारे में विचार करना है। हाइड्रोजन और मीथेन जैसे यहाँ पर गैसें को सुरक्षित भंडारण किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा 35 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है क्योंकि यहाँ पर इनके क्षेत्र इतने यहाँ पर सूक्ष्म और व्यवस्थित होते हैं कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन या मीथेन जैसे जो गुण हैं या गैसें उनको यहाँ पर काफ़ी उच्च घनत्व में सुरक्षित और स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड बात है, अपशिष्ट जल में हानिकारक प्रदूषक जैसे
PFAS को अलग करना, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा दुर्लभ प्रदाता तत्व जो होते हैं उसका निष्कर्षण, ये भी बात यहाँ से सही होगी। ठीक है, चौथा कार्बन कैप्चर की स्टोरेज, ये भी बात करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से इसकी सही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यहाँ पर हवा में सीधे CO2 सूखने कार्बन कैप्चर को काफ़ी प्रभावी होते हैं ये। राइट, तो क्या होगा, चारों बातें सही है। मेंटल ऑर्गेनिक जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मेंटल नहीं, तो 1 2 3 4 करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जियोलाइट्स की तुलना में मेटल ऑर्गेनिक जो होते हैं इसके संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। देखते हैं इसमें। पहली बात है, पहले आंसर 36 का ये बोला है MOFS, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको, ये जियोलाइट्स की तुलना में अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़ी गुहाएं होती हैं। पहली बात 36 का आंसर करेक्ट है। सेकंड बात, क्योंकि यहाँ पर जियोलाइट्स प्राकृतिक खनिज होते हैं जबकि यहाँ पर MOFS कृत्रिम रूप से डिजाइन किए गए हाइब्रिड पदार्थ होते हैं। सेकंड बात है, जियोलाइट्स के विपरीत MOFS जो होता है या MOF जो है ये विशिष्ट रसायन को पहचानने या ट्रैप करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है इनको। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर MOF जो होते हैं इनकी बड़ी खूबी होती है कि यहाँ पर उनकी जो अनुकूलन क्षमता होती है, वैज्ञानिक जो उनके छिद्र हैं उनके लेकर के, वैज्ञानिक जो छिद्र बताते हैं उनके आकार को लेकर के रासायनिक गुणों में बदल सकते हैं ताकि वे किसी विशेष गैस या जहरीली कण को ही पकड़े जो वहाँ पर जियोलाइट्स के साथ संभव नहीं होते हैं। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट होगी, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीचे दिए गए कथन और कारण। यहाँ पर कथन एक, कारण MOF आणविक भंडारगृह, मॉलिक्यूलर यहाँ पर जो स्टोर हाउस होते हैं इसके रूप में जानते हैं। पहली बात 37 का पहला यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर MOF जो होते हैं इसको आणविक भंडारगृह जाना जाता है। क्यों ये कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जालीदार अपने ढांचे जो होते हैं उसके भीतर भारी मात्रा में अणुओं को जगह दे सकते हैं। सेकेंड बात है, इनकी संरचना बहुत सारी खाली जो गुहाएं होती हैं और छिद्र होते हैं उसमें होते हैं और रसायन को अपने अंदर समाहित करते हैं, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि इसी की बात नीचे कर रहा है वो। 38 है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से 38 का, इसे नीति आयोग द्वारा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। पहली बात 38 का पहला करेक्ट है। सेकंड, ये राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, ये भी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इनको 5 श्रेणी में वर्गीकृत करेगा। ठीक है, आगे वर्ष 2024 में सूचकांक महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है, तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि महाराष्ट्र ने अपनी मजबूत ईवी नीति जो है उसको लेकर के यहाँ पर इसने सब्सिडी चार्जिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इसे सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट है। 38 39, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में विचार करना है, उद्देश्य और यहाँ पर इसकी उद्देश्य की क्या विशेषता होगी देखते हैं। पहली बात, पहला बोला है PME ड्राइव इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन करना, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, PLI एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये है 50 गीगावाट्स घरेलू जो बैटरी होंगी उसका निर्माण को लेकर के समर्थन देगी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इवोल्यूशन, ये क्या होगा, ई बसों के लिए पेमेंट सिक्योरिटी को मैकेनिज्म करेगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। सभी तीनों करेक्ट है, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी डी नहीं, पूछा क्या है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही है ना, सभी तीनों सही। 40 नंबर है, व्हीकल टू ग्रिड V2G के बारे में विचार करना है, देखते हैं। 40 नंबर, पहला है, ये तकनीकी ईवी बैटरी से बिजली को वापस ग्रिड में भेजने की अनुमति देती है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ग्रिड की स्थिरता में सुधार करने और अच्छे ऊर्जा के एकीकरण में मदद करेगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये तकनीकी केवल तभी काम करती है जब वाहन सड़क पर चल रहे होते हैं, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो V2G तकनीकी केवल तभी काम करती है जब वाहन पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन से जुड़ा ना हो सड़क पर चलते समय, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रिक वाहन के प्रकार के संबंध में प्लग इन हाइब्रिड की सबसे सटीक व्याख्या क्या होगी। इसकी जो सबसे सटीक व्याख्या होगी कि जो प्लग इन हाइब्रिड जो होता है ये पारंपरिक हाइब्रिड से अलग होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी बैटरी को बाहरी बिजली के स्रोत से चार्ज किया जा सकता है और इसमें एक IC इंजन पेट्रोल डीजल को लेकर के और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। जब बैटरी खत्म हो जाती है तो इंजन काम करना शुरू कर देता है जिससे यहाँ पर रेंज एंजाइटी में रास्ते में बिजली खत्म होने पर डर और खत्म मतलब जो होता है उससे मुक्ति मिल जाएगी, है ना। आंसर क्या होगा, C 41 का करेक्ट आंसर है। 42, हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम के संबंध में विचार करना है। ये प्रणाली मैग्नेटिक लिविटेशन तकनीकी का उपयोग करती है, पहली बात। 42 का
पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसमें पॉड्स कम वायुमंडलीय दबाव वाली सील बंद ट्यूब के माध्यम से यात्रा करते हैं। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ट्यूब के भीतर हवा का दबाव काफ़ी कम या शून्य के करीब रखा जाता है ताकि वायु प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध ये ना हो, और पॉइंट्स जो पोर्ट्स होते हैं उसमें विमान की गति 1000 प्लस किलोमीटर घंटा की यात्रा कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड सही हो जाएगी। तीसरी बात है इसकी 42 की, ये बोला कि ये प्रणाली लीनियर इंडक्शन मोटर द्वारा संचालित होती है। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसका उपयोग जिससे जो पॉड्स ट्रैक ऊपर तैरते हैं और जो LIM होते हैं लीनियर इंडक्शन जो मोटर इसमें आगे ढकेलेगी इसको, तो इसके तौर पर काम करेगी, संचालित करेगी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है डी। 43 डीप ओशन मिशन के बारे में विचार करना है। ये मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, न कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। पहला गलत है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज और यहाँ पर भारत में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्य फोकस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स खनिज की यहाँ पर खोज और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन, जो कि यहाँ पर भारत के ब्लू इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने गहरे समुद्र में मानवयुक्त पनडुब्बी भेजने की क्षमता हासिल की है। तीसरी बात गलत है क्योंकि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बनना है। अमेरिका, रूस, जापान और चीन के बाद, चीन का नाम ऐसा हो ही ना कि होना यहाँ पर ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन। उसके बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस 3 हो गए और जापान आपका 4 हो गया और चाइना 5 और छठा इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है यहाँ से 43 का, राइट आंसर बी। 44 है मत्स्य 6000 के संबंध में विचार करना है। ये एक मानवयुक्त स्वचालित वैज्ञानिक पनडुब्बी पोत है जिसे 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पूरी तरह से विकसित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इसे मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, और हालांकि इसरो ने इसके टाइटेनियम हुल के निर्माण में सहयोग किया है, लेकिन पूरी तरह से इसरो द्वारा नहीं निर्मित होगा, गलत हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से ये समान परिस्थितियों में समुद्र के भीतर 12 घंटे तक रह सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये समान परिचालन में 12 घंटे तक रह सकता है, लेकिन आपात स्थिति में 96 घंटे तक का भी लाइफ सिस्टम इसका सपोर्ट करेगा। तो 1 और 3 बात सही, दूसरी बात इसकी गलत थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसरो द्वारा पूर्ण रूप से नहीं था। 1 और 3 बी। 45 है समुद्रयान मिशन के बारे में विचार करना है। समुद्र मिशन शब्द मिशन यहाँ पर और इसके संबंधित कुछ देश दे रखे हैं। समुद्रयान भारत, ये यहाँ पर मानवयुक्त महासागर मिशन होगा, करेक्ट है। नैनोटाइल रूस, नैनोटाइल ये रूस का नहीं बल्कि यहाँ पर फ्रांस का मानवयुक्त पनडुब्बी पोत होगा। NIOT चेन्नई भारत, ये बात करेक्ट है क्योंकि NIOT चेन्नई में यहाँ पर संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत समुद्रयान और मत्स्य 6000 का नेतृत्व कर रही है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 से ये आंसर 2 बातें करेक्ट है। 46 देखते हैं। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के संबंध में विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु कम शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना होगा। पहली बात 46 का पहला करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय बजट में यह घोषित किया गया कि निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रोत्साहन के लिए जो बनाया गया, और इसमें यहाँ पर जो कम ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए इसे ऋण दिया जाएगा, पहला करेक्ट है। सेकेंड, इस योजना के लिए नोडल विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर कार्यान्वयन के लिए ये जो मुख्य दायित्व व्यय विभाग जो होगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और वित्त जो मंत्रालय है उस पर हालांकि तकनीकी मार्गदर्शन DST दे रहा है ना, दे सकता है ये, तो ये बात गलत हो जाएगी। फर्स्ट यहाँ पे सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर, केवल एक बात इसकी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है शिकानसेन तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये बोला शिकानसेन जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रणाली है जिसे इसकी उच्च क्षमता, उच्च सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए यहाँ पर जाना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारत में नेक्स्ट जनरेशन E10 शिकानसेन ट्रेनें मुंबई और अहमदाबाद के बीच संचालित की जाएगी, एकदम सही बात है, ठीक है। तीसरी बात है इन ट्रेनों के लिए समर्पित ट्रैक स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ATC से लैस होगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर जो मानवीय भूल को रोकता है और गति को नियंत्रित करता है। साथ ही भूकंप और ट्रेन
पर जो अपने आप यहाँ पर रोक देगा भूकंप ऐसे आने पर या फिर कुछ आपदा रहेगी तो उसको ट्रेन को ब्रेक लगाने में सक्षम करेगा। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 47 का डी करेक्ट होगा। डी 1 2 3। 48 है विमानों में उपयोग होने वाले ब्लैक बॉक्स के संबंध में विचार करना है। बहुत बार न्यूज़ में था ब्लैक बॉक्स। ये यूपीएससी अगर कुछ देखो इतना न्यूज़ में रहता है, अगर यूपीएससी अगर उससे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप उसको चीज़ें फ्रेम ही नहीं कर पाओगे, कि यहाँ तक सोच ही नहीं सकते कि इसके बारे में क्या हो सकता था। ठीक है, इस वजह से जो चीज़ न्यूज़ में रहती है उसको डीप में बहुत जाके पढ़ा करो, है ना। देखते हैं इसको। ब्लैक बॉक्स का प्राथमिक उद्देश्य विमान की उड़ान के दौरान और दुर्घटना के समय महत्वपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड करना होता है। पहली बात यहाँ से 48 का क्या होगा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बॉक्स का उद्देश्य दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करता है और ये उड़ान की जो गति होती है उसकी ऊंचाई और इंजन के मापदंडों को रिकॉर्ड रखता है। सेकेंड बात है इसमें दो महत्वपूर्ण उपकरण फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, जो पायलटों की बातचीत और कॉकपिट शोर को रिकॉर्ड कर सकता है और विमान की तकनीकी स्थिति को रिकॉर्ड करेगा वो भी। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तीसरा, इससे अतिरिक्त तापमान बचाने के लिए स्टील या टाइटेनियम निश्चित मजबूत धातु से बनाता है। तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बॉक्स के बावजूद इसका रंग चमकीला नारंगी होता है, ब्लैक नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज, राइट, ऐसा बोल सकते हो, ताकि इसे मलबे आसानी से यहाँ पर मलबे में जैसे कहीं गिरा कुछ फ्लाइट, जैसे फ्लाइट यहाँ पर कुछ गिर गई तो उसको मलबे में आसानी से ढूंढा जा सके, इसलिए ऐसा बनाते हैं उसको। इसे टाइटेनियम या स्टील्स के जो होते हैं उसके दोहरे कवच को लेकर के बनाते हैं ताकि ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की आग और समुद्र के दबाव को भी झेल सके। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण रहता है कि यहाँ पर प्लेन में आग भी लग जाएगी ना, कितनी भी आग लग जाए तो भी यहाँ पर ब्लैक बॉक्स जो रहता है सुरक्षित रहता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 48 का 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। 49 में आते हैं। 48 का करेक्ट है। ठीक है, 49 हाल ही में चर्चा में रहे अल्टर मैग्नेट्स के संबंध में विचार करना है। अल्टर मैग्नेट्स एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है जिसमें फेरोमैग्नेट्स और एंटी फेरोमैग्नेट्स दोनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है एंटी फेरोमैग्नेट्स की तरह इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन विपरीत की दिशाओं में संरेखित होते हैं जिससे इनका कोई बाहरी चुंबकत्व नहीं होता है। सेकेंड बात 49 का सेकेंड ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है इनकी आद्रुति क्रिस्टल समरूपता के कारण ये फेरोमैग्नेट्स के समान तीव्र आंतरिक स्पिन ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर सभी इसके एकदम करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? डी आंसर सही है। क्वेश्चन 50 एक्सेलेरोमीटर के बारे में विचार करना है। ये उपकरण केवल गतिशील त्वरण को माप सकता है और गुरुत्वाकर्षण से स्थैतिक त्वरण को नहीं। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत है। क्यों? पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर गतिशील जैसे कार की गति, ठीक है, और स्थैतिक जैसे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण दोनों प्रकार के त्वरण को माप सकता है। इसी गुरुत्वाकर्षण की माप से फोन को पता चलता है कि यहाँ पर वे लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है ना। जैसे हम लोग फोन में बात करते हैं तो यहाँ पर हमसे इसी चीज़ पता चलती है, इसी चीज़ को लेकर के, राइट। तो पहला क्या होगा? पहली बातें गलत हो गई। सेकेंड, स्मार्टफोन में डिस्प्ले को ऑटो रोटेट करने में और वाहनों में एयर बैग को ट्रिगर करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, केवल दो सही है तो यहाँ से बी आंसर सही हो जाएगा। 51 है विलवनीकरण प्रौद्योगिकी के बारे में विचार करना है। थर्मल प्रौद्योगिकी के खारे पानी को गर्म करके यहाँ पर उसे संघनित वाष्प शुद्ध पेय जल प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बोल रहा है इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण होता है जिसका उपयोग तमिलनाडु में नेमेली संयंत्र में किया जा रहा है। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ जिसको बोलते हैं हम लोग, आरओ का पानी पीते हैं ना, उसका ये उच्च दाब या दबाव के जो उपयोग होते हैं उसमें उसको करके पानी की अर्धपारगम झिल्ली होती है उसके मेंबर से गुजरा जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन से जो नमक को रोक लेता है। और नेमली चेन्नई है ना, नेमली चेन्नई में भारत का सबसे पहला बड़ा आरओ प्लांट यहाँ पर कार्यरत है जो शहर के पानी की कमी को दूर करेगा। ठीक है, और कर भी रहा है वहाँ पे। तो दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 51 का सी करेक्ट है। 52 नंबर है 52 नंबर क्वेश्चन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के बारे में विचार करना है। ये प्रणाली वाहन चलाने में मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए रडार और लिडार जैसे कैमरों का प्रयोग करेगी। तो क्या होगा? रडार और कैमरों का प्रयोग करेगी। तो 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्वचालित इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सेकेंड बात भी यहाँ से एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आगे वाली कार है उसकी गति के अनुसार अपनी गति को ज़्यादा कम करना मैनेज करेगी।
इमरजेंसी ब्रेक, यदि यहाँ पर ड्राइवर ध्यान ना दे तो यहाँ पर टक्कर होने वाली होती है, तो यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक यहाँ पर लगा देगी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 52 का C 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर है बायो स्टिमुलेट्स के संबंध में विचार करना है। बायोस्टिमुलेट्स सीधे पौधों के पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बायोस्टिमुलेट्स उर्वरक नहीं है, ये सीधे पोषक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं देते हैं, लेकिन पौधे की शारीरिक जो प्रक्रिया होती है उनको उत्तेजित करने और ताकि पौधा मौजूद जो है वो पोषक तत्वों से बेहतर तरीके से सोख सके पानी को और तनाव में झेल सके। ठीक है, कीटनाशक को भी, तो पहली बात गलत होगी। ठीक है, सेकेंड, भारत में बायोस्टिमुलेट्स को उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित नियंत्रण आदेश 1985 के तहत विनियमित किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार 2021 में बायोस्टिमुलेट्स को विनियमित करने के लिए उन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश अधिनियम 1985 के दायरे को शामिल किया है। अब इन्हें बेचने के लिए पंजीकरण और गुणवत्ता की जांच अनिवार्य होगी। ओनली 2 करेक्ट है, पहला गलत है, बी। 54 है एग्री एनिक्स प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। यह कार्यक्रम कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में लागू किया जा रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी नोडल एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, न कि यहाँ पर कृषि मंत्रालय। ये डिजिटल इंडिया विजन का हिस्सा होगा ताकि खेती में सेंसर और IoT का उपयोग बढ़ सके। ओनली 1 करेक्ट है, सेकेंड यहाँ से गलत होगा। ठीक है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 55, अच्छा 55 नहीं है, 54 ही क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, मैंने कितने लिखे हुए थे, 54, अच्छा ठीक है 54 क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो 54 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए, राइट। तो इस टाइप से आपके ये पूरी मैगजीन जो साइंस टेक्नोलॉजी की पूरे मिलाकर के अगर देखेंगे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 1 या टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 8 तक टोटल आपके 250 प्लस MCQs हैं। कितने, 260 या 262 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 250 प्लस MCQs आपको देखने मिलेंगे जितने आप पार्ट कवर करोगे पूरे, राइट। तो मैगजीन भी आपको कवर करनी है, मैगजीन भी मैंने कराई कवर, और यहाँ पे ये 250 क्वेश्चन को भी कवर करना है। ठीक है, एक तरह से आपको 250 क्वेश्चन का पूरा सेट मिल गया, राइट। तो ये आपको पूरा करना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और आज मैं लेके आने वाला हूँ जो अपना UKT चैनल है, इसका फुल लेंथ नंबर टेस्ट तीसरा, जो कि आज होगा करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच में कराऊंगा मैं। ठीक है, तो उसको आप यूट्यूब पे देख सकते हो, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, वहाँ से अपडेट मिल जाएगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम किया मैंने। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको, और डेली टारगेट के लिए रेडी रहो। 1-2 दिन बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।